Hello viewers, now is the concluding part for ICSE Improvement Examination Mathematics paper for the year 2025. Concluding part, remaining all questions. So start with question number 7. Now question number 7, first part is from probability. There are some red, green and white marbles in a box. Red है, green है and white. Marbles पूरा नहीं लिख रही हूँ. One marble is picked up at random from this box. If the probability of picking up a red marble is 2/9. Red marble की probability यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, probability of picking up a red marble is 2/9. And green marble is also given as 4/9. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप ए व्हाइट मार्बल, यानी कि थर्ड वाला निकालना है. आपको पता है कि पीई जो होता है क्या होता है, 1 आता है उसका आंसर. तो 2/9 प्लस 4/9 प्लस पिकिंग अप अ व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू 1 है. Now picking up a white marble probability is 1 minus 4 plus 2 is 6. 6/9. It means 9 minus 6. 3/9. It means 1/3 is the probability of picking up a white marble of part 1. Now B part is number of green marbles. If total number of marbles is 54. तो green marbles कितने हैं? Number of ग्रीन मार्बल्स, टोटल में से ग्रीन मार्बल्स कितने हैं कितने हमारे अकॉर्डिंगली ग्रीन मार्बल्स 4/9 है प्रोबेबिलिटी. तो 4/9 हो गया. टोटल कितने हैं 4/9 ऑफ 54. तो 54 हो गया. 9 6 54 एंड 6 4 इज 24. तो ग्रीन मार्बल्स आर 24. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पिकिंग अप अ रेड मार्बल. तो पहले हमें रेड मार्बल की निकाल लेते हैं, इजी हो जाएगा उससे. तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल 2/9 है. तो नॉट पिकिंग ऑफ रेड मार्बल मतलब हम रेड के ऊपर ही वो लगा देते हैं नॉट पिकिंग ऑफ रेड मार्बल. तो 1 माइनस रेड की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो. तो 2/9 क्या हो गया, 9 माइनस 2/9 इट मीन्स 7/9 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पिकिंग अप a रेड मार्बल. So this is question number 7 part 1. First answer is 1/3, second is 24 and third is 7/9. Now coming to second part. Mr. Anil has a recurring deposit account. He deposits certain amount of money per month for 2 years. कितने पैसे जमा कराए ये हमें पता ही नहीं है. तो let P is equal to हम X suppose कर लेते हैं. सबसे easy चीज वही है. Certain amount of money per month for 2 years. तो N कितना हो गया 2 years के लिए 24. If he received an interest whose value is, interest कितना मिल रहा है, whose value is double of the deposit made per month. Per month x करवाया है, interest 2x मिल रहा है. Then find the rate of interest. अब interest का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है. तो I is equal to P R N N plus 1 divided by 2, 12 and 100. तो I कितना गिवन है 2x, P हमने लिया x, रेट हमें निकालनी है. N is 24, N plus 1 is 25 और नीचे आ गया 2 into 12 into 100 हम रेट के लिए लिख लेते हैं. ये दोनों कैंसिल हो गए 24 के साथ. x भी कैंसिल हो जाएगा बट एक बार लिख लेते हैं. 2x है, नीचे ये वाला जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इट इज 25 एंड x नीचे आ रहा है और 100 हमारा ऊपर चला जाएगा. This is equal to R. X cancel, 25 4 the 100, 4 to the 8. Rate is 8%. तो 8% अगर है तो आपका इंटरेस्ट डबल हो जाएगा जितना आपने पर मंथ कितना डिपॉजिट करवाया है बैंक के अंदर. तो ये हो गया हमारा बैंकिंग का क्वेश्चन जिसका आंसर आ गया 8%. नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7. This is if A, B, C, D are in continued proportion, then prove that. अब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेके चलने हैं. बट अगर continued proportion में होते हैं तो A by B का जो आंसर है वही B by C का होगा, वही C by D का होगा और हम सबको K के इक्वल ले लेते हैं. तो यहाँ से A by B यानी A इज इक्वल टू B के आ जाता है, B इज इक्वल टू C के आ जाता है, C इज इक्वल टू D के आ जाएगा और इसकी वैल्यू को भी हम सबको D में बना लेंगे. तो कितना आ गया यहाँ से, अगर मैंने C का वैल्यू लिया यहाँ पर भरा, C का वैल्यू इज D के, तो ये आ गया D के, C ऑलरेडी है और एक K है तो B का वैल्यू आ जाएगा D के स्क्वायर. और सिमिलरली A का वैल्यू क्या आ जाएगा, B का वैल्यू यहाँ पर बढ़ा, दिस इज D के और K स्क्वायर और एक K और है, यानी कितना हो गया स्क्वायर का मतलब यहाँ पर एक और K ले लो. तो इट मीन्स हो गया D के क्यूब. तो D के क्यूब A की वैल्यू आ गई.
अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज डी की टर्म्स में आ गई हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन इज a इंटू डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब a की वैल्यू है d के क्यूब इंटू डी की वैल्यू है d, c की वैल्यू कितनी है d की टर्म्स में लेंगे हम तो d स्क्वायर है तो d स्क्वायर k स्क्वायर एंड प्लस डी स्क्वायर। दोनों में से डी स्क्वायर आपको दिख रहा है कॉमन है, दो डी ऑलरेडी है तो दो बाहर आ रहे हैं तो डी 4 हो गया, के क्यूब हो गया यहाँ से एंड अंदर रह गया के स्क्वायर प्लस 1। इसको लेफ्ट हैंड साइड या वैसे हम फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। नाउ राइट हैंड साइड को देखते हैं, इतना ही उसमें आ रहा है सी क्यूब डी प्लस डी। ये दिया आपको राइट हैंड साइड के लिए सी क्यूब, तो पहले सी की वैल्यू क्या है डी के, तो डी क्यूब और के क्यूब हो गया। अब डी की जगह पे वैल्यू क्या लेंगे डी के स्क्वायर प्लस डी, तो एक डी कॉमन आ जाएगा, इट मीन्स कितना हो गया डी 4 के क्यूब और हमने के ऑलरेडी यहाँ से ये बाहर लिया है तो नहीं के क्यूब नहीं लिया हमने तो के स्क्वायर प्लस 1 रह गया, डी हमने बाहर लिया था तो डी 4 के क्यूब यहाँ भी आ गया यहाँ भी आ गया। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड या प्रूफ जो क्वेश्चन में कहा है प्रूव्ड है तो प्रूव हो गया। d4 के क्यूब यहाँ पर भी आ रहा है के स्क्वायर प्लस 1 और सिमिलरली आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सेम यही आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 इज फ्रॉम शेयर एंड डिविडेंड ₹100 शेयर यानी कि नॉमिनल वैल्यू इज गिवन एज ₹100 of a company giving 10% dividend. Dividend is given as 10%. Are selling at ₹150 यानी market value is ₹150. Mr. Saha invest rupees इतने to buy these share यानी total investment आपके पास आ रही है 18,000 rupees 18,000. He sells 80% of his share after 1 year. Find the number of shares he purchased. तो पहले हमें purchased shares निकालने हैं तो number of shares आपको फॉर्मूला पता है, कितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस पर डिपेंड करेगा। तो कितना पैसे इन्वेस्ट हुए हैं 18,000 और किससे डिवाइड किया जाएगा मार्केट वैल्यू यानी कि 150 से। तो मार्केट वैल्यू 150 हो गई, इसको डिवाइड किया आपने 1800 रह गया डिवाइडेड बाय 150 इट मींस 120। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 120 शेयर्स। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ शेयर्स ही सोल्ड कितने बेचे उन्होंने, हमें क्वेश्चन में गिवन है ही सेल्स 80% ऑफ हिज शेयर आफ्टर 1 ईयर। अब 80% हो कितने गए यानी कि उनके पास बचे कितने हैं 20% बच गए हैं। तो नंबर ऑफ शेयर ही सोल्ड पहले कितने बेचे हैं, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड के लिए आपके पास आ जाएगा 80% ऑफ 120 तो 80% मीन्स नीचे ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 120 12 8 कितना आ गया यहाँ पर 8 to the 16 196 तो 96 शेयर उन्होंने सोल्ड ही कर दिए हैं। अब थर्ड पार्ट में है हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द रिमेनिंग 20% शेयर्स ही स्टिल होल्ड। तो इनकम कितनी आ जाएगी आपके पास इस केस में, इनकम इज इक्वल टू थर्ड पार्ट के लिए। अब इनकम में आप दो तरह से निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपके पास डिविडेंड वाला भी है और इनकम का आप डायरेक्ट एनआरएफ वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एन मतलब नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने बचे हैं, बचे कितने हैं उनके पास हमें निकालना पड़ेगा। 120 में से 96 माइनस किया तो नंबर ऑफ शेयर के लिए माइनस करने के बाद आपके पास आया 4 और ये 2 तो 24 शेयर्स हैं आपके पास इनकम लेने के लिए बाकी रिमेनिंग में से। तो इनकम कितनी होगी एन आर, आर मतलब रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रहा है हमारे को 10%, एन आर एफ कितना है 100 अपॉन 100 तो कितना हो गया आपके पास 240। तो ₹240 की इनकम हो रही है सिर्फ किससे से जो बचे हुए हैं जो रिमेनिंग है, क्योंकि ऑलरेडी 80% तो वो पहले ही अपना इनकम ले चुके हैं क्योंकि थर्ड पार्ट में पूछा ही यही है कि कितनी इनकम आई है फ्रॉम द रिमेनिंग 20% शेयर्स इज स्टिल होल्ड। इस तरह से हमने क्वेश्चन करना है। फर्स्ट पार्ट 120 शेयर्स, सेकंड पार्ट 96 शेयर क्योंकि उन्होंने बोला कितने सोल्ड कर दिए, रिमेनिंग कितने रह गए 24 तो इस केस में एन हमारे पास 24 आ जाएगा और 24 से इनकम कितनी आ रही है एनआरएफ करके हम निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी इज x plus 2y plus 6 equal to 0. A perpendicular PQ is dropped on AB, मतलब ये AB है इसके ऊपर हमने PQ ड्रॉप करी है।
सपोज ये पी क्यू हमने ड्रॉप करी है फ्रॉम द पॉइंट पी की वैल्यू भी हमें दी हुई है, दिस इज 3 एंड -2, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, मीटिंग ए बी एट क्यू पे मीट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू हमने बताना है। अब हमने बोला परपेंडिकुलर पी क्यू, तो परपेंडिकुलर पी क्यू मतलब उसकी जो स्लोप होगी वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो पहले इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो स्लोप के लिए 2y इज इक्वल टू -6 कुछ डायरेक्ट कंपेयर करके भी आ जाता है, बट अभी आप 10th में हो तो पूरा लिखो। तो आपके पास y इज इक्वल टू mx, जब आपने कंपेयर किया तो m इज इक्वल टू -1/2 आ गया। तो स्लोप ए बी की आ गई, ए बी के लिए हमने करा है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गई, यानी कि हम m डैश ले लेते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल, -1 का -1/2 यानी कि कितना आ गया 2, तो इसकी स्लोप आ गई 2 और पॉइंट हमें ये है। तो हमें बतानी क्या है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, फॉर इक्वेशन ऑफ पी क्यू स्लोप इज इक्वल टू 2 एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड -2। तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस ये दोनों होते हैं हमारे पास x1 और y1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यानी y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस 2x और -6 भी इधर आ जाएगा, तो +8 इक्वल टू 0। तो y माइनस 2x प्लस 8 या फिर उधर ले जाओ तो -8, ये आपके पास इक्वेशन आ गई पी क्यू के लिए, यानी कि फर्स्ट पार्ट के लिए। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, ये जो Q पॉइंट है यहाँ पर लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपने बताने हैं। तो Q पॉइंट ए बी पे ही लाई कर रहा है, इट मीन दोनों का जो इक्वेशन हमारे पास दोनों की हैं, तो इनको बस हम देख लेते हैं कौन सी पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने किसी भी मेथड इसको सॉल्व कर सकते हो आप, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, जिससे भी हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, x प्लस 2y इट इज इक्वल टू -6 और इधर से आ रहा है -2x प्लस y इज इक्वल टू -8। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ ऐड कर देंगे सेकेंड इक्वेशन के साथ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इक्वेशन और प्लस सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी वही रहेगी, फर्स्ट इक्वेशन का डबल कर लेते हैं, 2x प्लस 4y माइनस 12 ऐड किया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 और ये हो गया 5y इज इक्वल टू माइनस दिस इज 20, तो y इज इक्वल टू -4। y की वैल्यू -4 आ गई, किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमारी इजी वाली इक्वेशन है, जैसे फर्स्ट वाली इजी है तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकल जाएगी, x प्लस 2 y की जगह पे -4 इज इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू -6, 4 टू 8 हुआ, उधर गया प्लस हो गया इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू 2 है और y का 4 है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2, -4, ये हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पहले हमने PQ की लाइन निकाली थी, अब Q के पॉइंट्स आ गए। अब अगर चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो कि 2 -4 जो है यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी स्लोप 2 आ रही है या नहीं आ रही है, अपनी मर्जी के लिए आप इसकी स्लोप हमारे पास है, तो दोनों पॉइंट हमारे पास आ गए, 3 -2 भी है और Q का पॉइंट मेरे पास आया 2, -4। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम स्लोप निकाल के देख सकते हैं, आपको पेपर में नहीं करना है। y2 माइनस y1, किसी एक को y2 मान लो, y2 माइनस y1 तो प्लस हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1, यानी कितना आया -2 अपॉन -1, कैंसिल होगा, यानी स्लोप कितनी आई 2, और हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में स्लोप क्या मिली थी PQ की 2, तो यहाँ से आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास Q के आए हैं 2 -4 ये हैं और Q की जो इक्वेशन आई है वो y माइनस 2x प्लस 8 है। इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पेपर के लिए कवर करता है, आपको हर हालत में इसको अच्छे ढंग से कवर करना है। इस बार के पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस लिए गए हैं जो मोर देन एवरेज है, जितने हम आते हैं पेपर में देखते हैं जनरली क्वेश्चन उससे ज्यादा लिए गए हैं। नाउ थर्ड पार्ट, divide 20 into 2 parts such that sum of their squares is 272। तो 20 के हमने 2 पार्ट्स बनाने हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर्स 272 है। द लार्जर ऑफ 2 पार्ट्स इज स्क्वायर ऑफ द अदर एज्यूमिंग द स्मॉलर पार्ट टू बी x। तो स्मॉलर पार्ट, लेट इट स्मॉलर पार्ट बी x और लार्जर पार्ट क्या हो जाएगा 20 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया गया, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 272, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 272। ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आई हुई है। लार्जर ऑफ द 2 पार्ट्स इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ये एक और इक्वेशन भी है। तो लार्जर ऑफ 2 पार्ट्स ये बता, ये वाला स्मॉलर है और ये वाला लार्जर है,
तो लार्जर ऑफ टू पार्ट्स मीन्स 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर। स्क्वायर ऑफ द अदर मीन्स जो छोटा वाला है उसके स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि x का स्क्वायर की जगह पे वी कैन ऑल्सो पुट 20 माइनस एक्स, हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से 20 माइनस एक्स को भी पुट कर सकते हो आप, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया एंड दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर, क्योंकि 20 माइनस एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये x 4 में चला जाएगा और लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा आप 20 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर फिल कर दो, दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। आप किसी भी एक फॉर्म में इसको लेके कन्वर्ट कर सकते हो। 20 माइनस एक्स की जगह पे चलो पहले x4 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 272। तो हमें यहाँ पर लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये हो गया y4 यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई और माइनस 272 इक्वल टू 0। अब 272 के आप फैक्टर्स बनाओगे तो आपके पास आ रहे हैं 17 और 16। तो वाई स्क्वायर प्लस 17y माइनस 16y माइनस 272 इक्वल टू 0। y प्लस 17 माइनस 16y प्लस 17 इक्वल टू 0। तो माइनस वाली वैल्यू लेंगे नहीं, y का आंसर हो गया 16 और y हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और नंबर है तो हम x इज इक्वल टू 4 ले लेंगे। जब हमने x को 4 लिया तो हमारा इट मीन स्मॉलर पार्ट जो है वो क्या आ गया, स्मॉलर पार्ट x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो इट मीन्स लार्जर पार्ट हमारा 20 माइनस में हो जाएगा। तो लार्जर पार्ट इज 20 माइनस एक्स यानी 20 माइनस 4 इज 16। तो स्मॉलर और लार्जर पार्ट आ गया। अब एक बार अपना क्रॉस चेक करके देख लो, आंसर तो आपका आ गया, मार्क्स अगर ठीक है तो मिल जाने हैं आपको। एक बार स्क्वायर कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज 16 और 16 का स्क्वायर इज 256। दोनों को ऐड करोगे 6 6 12 7 एंड यू 272 और स्टार्टिंग में 272 गिवन था हमें। तो 272 आपको ये क्रॉस चेकिंग के लिए बता रही हूँ मैं सिर्फ आपको, क्योंकि मेरे पास भी आंसर्स नहीं है, मैंने भी पेपर बिल्कुल अकेले सॉल्व किया है, तो आपने भी अकेले सॉल्व किया है, तो हम अब आपस में तो टैली कर सकते हैं ना अपने आंसर। तो 272 आ रहा है इसलिए मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन आपको बनाना है। मार्क्स आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स बाय 160 स्टूडेंट्स। मार्क्स 80 में से आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 160 हैं। मैथमेटिक्स टेस्ट का दिया गया रिकॉर्ड डाटा आपके पास, मार्क्स हमने यहाँ लिख दिए 0 to 10 और उनकी फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग की 0 से 10 मार्क्स 12 स्टूडेंट्स के आए हैं। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपको क्योंकि मीडियन कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ड्रॉ एन ऑजिव एंड यूज इट टू फाइंड द फॉलोइंग। तो मीडियन के लिए ऑजिव ड्रॉ करते हैं, मीडियन के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो पहला काम को करना है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला कॉलम तो 12 भी आ जाएगा, देन 12 प्लस 20 यानी कितना आ गया आपके पास 32, देन नेक्स्ट 28 प्लस करेंगे आपके पास यू विल गेट 60, देन नेक्स्ट इज 95, 95 के बाद यू विल गेट 124, देन 140, 152 एंड लास्ट इज 160। तो ये आ गया। ना 160 का मतलब आपके पास n तो ऑलरेडी था ही, तो अब मीडियन क्या हुआ n/2th टर्म। n/2 मीन्स 160 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 80th टर्म। तो ये हम सिर्फ चेक करने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज तो दिख ही रहा था। 80 मीन्स मेरा आंसर 30-40 के बीच में कहीं आना चाहिए, यहाँ से बस ये चेक हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं इसका कैसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ मीन्स हमने यहाँ से हाईएस्ट वाली वैल्यू लेनी है और यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 10 पे 12। अब ड्रॉ करते टाइम भी आपको मार्क्स नीचे लेने हैं और इट इज गिवन कि आपको 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स लेना है। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर 10 मार्क्स का इंटरवल यहाँ पर हमने ले लिया और इस तरफ आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स लेना है। दो का गैप मतलब 20 आ गया आपके पास। अब हम इसको अप्रोप्रिएटली ड्रॉ करते हैं। 10 पे 12 है, तो 10 पे 12 मीन्स ये 10 है और 10 के ऊपर 12, इट मीन्स इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर 20 पे आपके पास है, 20 पे 32, 32 मीन्स ये 30 और 30 से थोड़ा सा ऊपर। ये आपके पास पॉइंट्स आते जाएंगे, इनको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते ताकि इट विल बी विजिबल टू यू ऑल्सो। 30 पे फिर हमारे पास आ रहा है 30 पे 60, तो 30 पे 60 यानी ये पूरा लाइन पे है जो हमारा इंटरसेक्शन बन रहा है लाइन्स का। देन 40 पे 95, 40 पे 95, तो 80 आया, 90 आया, 90 और 100 के बीच में मीन्स दिस पॉइंट इज 95। देन नेक्स्ट इज 50 पे 124, 50 देन 120, 30 तो ये होगा, हमें हाफ लेना है इस लाइन का, इट मीन्स 124। देन 60 पे 140, 60 वाला लाइन आ रहा है, 140 मीन्स आपका आ गया इस पॉइंट पे, दिस इज 140। देन 70, 70 पे 152, 70 152,
नीचे आएंगे 150 है 152 यानी से थोड़ा सा नीचे, और लास्ट 80 पे तो आपको पता ही है इट इज 160। तो 160 हमारी ये वैल्यू आ रही है 80 पे, ये आपका आ गया ओजे। उसको ड्रॉ करेंगे, जीरो से स्टार्ट करते ही आप, ये आपने जीरो लिया, जीरो से ही स्टार्ट करना है और आपका यहां से जाकर ये कर्व होगा। फ्री हैंड आपने ड्रॉ करना होता है, इसके लिए आपने कुछ स्केल नहीं यूज करना। स्केल आप यहाँ पर लिखेंगे, जो गिवन स्केल है जो मैंने आपको बोला वो आपने राइट हैंड साइड कॉर्नर में लिखना भी है स्केल। नाउ फर्स्ट पार्ट इज मीडियन मार्क्स। तो मीडियन कहाँ आएगा, जहाँ 80th टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पे हम आएंगे। अब 80th टर्म मीन्स हमारे यहाँ से क्या हो गई, कहाँ देखना है हमने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 80th से नीचे आएंगे यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो कितने मार्क्स आएंगे, मीडियन मार्क्स। तो 80 आया, 80 से कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाइए, यहाँ से आपने डॉटेड लाइन लेनी है, चाहो तो एरो देना है, और इसको आप जहां तक टच हो रहा है वहां से नीचे लेकर आएंगे। बिल्कुल पतली आपकी पेंसिल होनी चाहिए जिससे आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आए। तो ये 30-40 के बीच में 35 से आ गया, यानी मेरे अकॉर्डिंगली 36 बन रही है। अब बाकी आप अप्रोप्रिएटली जब ग्राफ पे पतली पेंसिल के साथ बनाएंगे तो हो सकता है हम टॉलरेंस लेके चल लेते हैं कि एक डिजिट और आगे जा सकती है, 37 या 38 आ सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग 36 मार्क्स आ रहा है यहाँ पे। ये आपने एरो लगा दिया, दिस इज अवर मीडियम। नाउ सेकेंड इज अपर कोटाइल मार्क्स। हमारा लोअर कोटाइल होता है n/4, अपर कोटाइल क्या होता है 3n/4। तो 3n/4 टर्म कितना आ जाएगा, 3n इज 160 अपॉन 4 मीन्स 40 मीन्स 120, तो 120 आएगा। अपर कोटाइल मीडियन के उतना ही ऊपर होता है, तो अब 120 से कॉरेस्पॉन्डिंग अब आप नीचे आएंगे दोबारा, ओजे तक टच करवाने के बाद यहां से बिल्कुल अप्रोप्रिएट पतली पेंसिल के साथ आपने लेना है। 40 और 50 के बीच में 45 ये आ गया, 46, 47, 47 या 48। तो अपर कोटाइल के लिए हम यहाँ पर ये वैल्यू ले सकते हैं। अपर कोटाइल मार्क्स मीन्स मतलब 40 और 50, 45 हो गया, 46, 47 लेके चल लेते हैं, 47 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव 65 मार्क्स। अभी तक हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मार्क्स वाले कॉलम पे आ रहे थे, अब हमें लेना है 65 से ऊपर मार्क्स वाले लाइन। तो 65, 60 और 70 के बीच में आएगा, हम यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहां से ऊपर आ रहे हैं, ये लाइन आपने पेंसिल से ड्रॉ करनी है। एरोज हम अपनी कन्वीनियंस के लिए और एग्जामिनर की चेकिंग को इजी बनाने के लिए ड्रॉ करते हैं कि यहाँ हम इधर से इधर आए हैं, अब हम वर्टिकल पहले ले रहे हैं, पहले वर्टिकल आए, जहां ओजिप को टच किया वहां हम इधर आ रहे हैं। तो आप स्केल के साथ बिल्कुल अप्रोप्रिएटली पतली सी बारीक पेंसिल के साथ बनाएंगे हमेशा ऐसे वाले ग्राफ्स जो होते हैं। तो 65 मार्क्स हमारे यहाँ से आ रहे हैं, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास आ गए 150 से कम है। अब 150 से कम कितना ले सकते हैं हम, यहाँ पर 145 से तो ऊपर ही है, तो 146 या 47, लेकिन वो स्टूडेंट्स नहीं है, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका अबव 65 मार्क्स आया है। तो अबव 65 मार्क्स वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं उतने से इसको माइनस करना है। 160 में से आप माइनस कितना करोगे, जहां से हम आए हैं यहाँ पर ये 140 है, वो 50 है, 150 से दो और नीचे आ जाते हैं, तो 150 से दो नीचे 148 मान लो, 148 या 147 दोनों ही ठीक हो सकते हैं ये वाली वैल्यूज। तो 10 कितना आ गया आपके यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर 5 4 मतलब 1 आ गया। तो ये 12 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके मार्क्स 65 से अबव आए हैं, क्योंकि 85 का हमने लिया है ना, 80 का टेस्ट है, तो 80 में से 65 से अबव वाले सिर्फ 12 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट का आंसर, यानी कि थर्ड पार्ट। अब है फोर्थ पार्ट, द लोएस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय द टॉप 30% स्टूडेंट। अब लोएस्ट मार्क्स बोल रहा है और स्कोर्ड बाय टॉप 30% स्टूडेंट्स, तो हम 30% स्टूडेंट्स तो निकाल सकते हैं। 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 160 हैं, तो 160 का हम 30% निकाल लेंगे, तो 30 अपॉन 100 हो गया इंटू 160, तो कितना आ गया 60 इंटू 3 48, तो 48 स्टूडेंट हो गया। अब अगर हम लोएस्ट लेते हैं तो लोएस्ट मार्क्स हम लेंगे तो वो तो वीकर स्टूडेंट्स के आएंगे, और अगर हम लेते हैं 30% टॉप स्टूडेंट्स, तो टॉप स्टूडेंट्स के तो ऊपर वाले मार्क्स हो जाएंगे, तो हम इसमें कौन सी वैल्यू को अप्रोप्रिएट मान सकते हैं। तो स्टेटमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें 48 स्टूडेंट्स लेने हैं। अगर टॉप 30% स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो टॉप 30% स्टूडेंट मतलब जिनके मार्क्स हायर रेंज में आए हैं, तो 48 स्टूडेंट्स हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, जितने हमारे पास ये तो मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हैं, तो 48 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम यहां से कैलकुलेट कर
मतलब 160 में से 48 को आपने माइनस कर दिया, तो 160 में से 48 को माइनस करेंगे तो नियर अबाउट 112 आएगा। तो 112 यहाँ आ गया आपका 10 11, यहाँ 110 है, ये 12 है। तो 12 से आप ओजिव की तरफ आओगे और ओजिव के साथ फिर नीचे लेकर आओगे, तो ये आपके टॉप वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इसमें कोई सेंस नहीं बन रही क्वेश्चन में, क्योंकि 30% स्टूडेंट अगर हम टॉप के लेते हैं तो उनके लोएस्ट मार्क्स क्या, उनके तो हाईएस्ट मार्क्स होंगे ना क्लास के अकॉर्डिंगली। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर 45 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि उसे बोले कितने मार्क्स आ रहे हैं, लोएस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय टॉप 30%, सबसे कम मिनिमम मार्क्स भी उनके 45 है। बाकी क्वेश्चन के सेंस के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता था, यहाँ तो लोएस्ट मार्क्स हैं तो वीक स्टूडेंट्स लिख देते, या टॉपर हैं तो फिर हाईएस्ट मार्क्स लिखते, बट शायद क्वेश्चन के सेंस के अकॉर्डिंगली तो 45 बन रहा है कि 45 मार्क्स हैं अगर हम ऊपर वाले बच्चों को गिन रहे हैं, 30% टॉप स्टूडेंट्स को गिन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2 फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी हाइट एंड डिस्टेंस आ गया। आपके पास फिगर दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए हिल फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज एट बी इज कितना दिया यहाँ पर, ये 50 डिग्री का एंगल इज गिवन। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई, अब ये जो है 100 मीटर हाई है, फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल एट सी इज 35, इट इज गिवन दैट दिस इज टावर ऑफ 100 मीटर हाइट एंड दिस इज हिल। ये हमें दोनों ऑलरेडी फिगर के अंदर क्लियरली गिवन है और ये एंगल 35 का गिवन है। नाउ फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस BC बिटवीन द हिल एंड द टावर, मींस यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। तो कौन सा ट्रायंगल है जो इसको ले रहा है, दोनों ट्रायंगल हम ले सकते हैं, लेकिन एंगल कंप्लीट किसके अंदर हो रहा है, 35 वाला, ये हमारे पास पूरा ट्रायंगल कंप्लीट बन रहा है, ये ट्रायंगल आपके पास कंप्लीट हो गया। तो ये एक ट्रायंगल आपके पास ABC, तो इन ट्रायंगल ABC के अंदर हम लेंगे, इन ट्रायंगल ABC हमें बेस निकालनी है, परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan आ जाएगा, और tan का एंगल इज गिवन है 35, तो tan 35 इज इक्वल टू P अपॉन B। परपेंडिकुलर इज 100, B मींस BC जिसको हमने कैलकुलेट करना है, इट्स वैल्यू इज tan 35। अब tan 35 की वैल्यू क्या है, 0.7002, तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC ऊपर गया, ये आ गया 100 अपॉन 0.7002। अब इसको कैलकुलेट किया आपने तो डेसिमल हटाएंगे अगर हम नीचे से, तो 1 2 3 4 जीरोस आएंगे, डेसिमल हट जाएगा, लेकिन इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 142.81 मीटर। तो ये आपके पास मतलब बेस आ रही है, इस ट्रायंगल की बेस इतनी आ रही है। अब हम दूसरा ट्रायंगल जो कंप्लीट बन रहा है BCD, वो वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, बड़ा वाला BCD, जिसकी हमें हिल की हाइट नहीं पता है। तो अब हाइट नहीं पता तो परपेंडिकुलर उसमें क्या हो गया, CD जो कि हिल की ये वाला हाइट पोर्शन आपके पास आ गया हाइट, और इसके साथ बेस तो यही चलेगी, तो CD अपॉन BC इज इक्वल टू यहाँ पर tan। अब अगर हम वो ट्रायंगल ले रहे हैं तो tan का एंगल आपको 50 क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो इट इज tan 50 इज इक्वल टू, अब यहाँ से tan 50 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, पता नहीं 50 दी है, 35 क्यों नहीं दी, मिस हो गई है, ये क्या है, 50 गिवन है आपको, tan 50 की वैल्यू 1.20 है, ये अगर हम उसको भी राउंड फिगर में ले लेते तो कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती। यहाँ से CD हमने कैलकुलेट करना है, तो और BC हमारे पास अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो आया है 142.81। तो फ्रॉम हेयर कैलकुलेशन ऑफ CD, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 120 इंटू ये वाला आ गया 171.38 मीटर। तो ये आ जाएगी CD की वैल्यू, हाइट CD ऑफ द हिल। अब इसके साथ खत्म नहीं हुआ ये क्वेश्चन, एक और पार्ट भी है कि अगर उसकी स्पीड इतनी गिवन है आपके पास, अब टाइम टेकन बाय द साइक्लिस्ट टू कवर द डिस्टेंस BC साइक्लिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ साइक्लिंग इज 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कवर्ड जितना आपके पास आया, इसमें कुछ ऐसा कहानी है कि होल नंबर में लेना है या कुछ, जैसे फाइनल पेपर में आपके मार्क्स यहीं पर सबसे ज्यादा कटे थे। अब ये डिस्टेंस हमारे अकॉर्डिंगली कितना आया, दिस इज द डिस्टेंस BC जो कवर कर रहा है 142.81, और डिवाइडेड बाय स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड में, तो डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, आपके पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 7.1405, इतने सेकेंड्स आपके पास आंसर आ रहा है क्योंकि टाइम है।
तो टाइम सेकेंड्स में ही आएगा। तो ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो डाटा दिया है, बट आई डोंट नो 1050 दिया है तो 1035 क्यों नहीं दिया। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 इज रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। Using remainder factor theorem, factorize the given polynomial completely, and given polynomial fx is equal to 6x cube plus x square minus 4x and then plus 1। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। अब इसको आपने फैक्टराइज करना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले किस किस पे जा रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो 1 पे तो प्लस के नंबर आपको ज्यादा दिख रहे हैं, होगा ही नहीं, तो हम -1 पे ही डायरेक्टली ले रहे हैं। 6 आ गया, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -4 -1 प्लस 1, कितना हो गया, -6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, 4 5 1 6, 6 - 6 इज 0। तो -1 पे ही हमारा फैक्टर बन रहा है, यानी हम डिवाइड किससे करेंगे, x -1 पे बन रहा है तो हम x + 1 से डिवाइड करते हैं। तो x + 1 से हमने डिवाइड किया, 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये आपके पास आ गया, यहाँ पे डिवाइड करना है। अब 6x क्यूब को x से किया, इट मीन 6x स्क्वायर, तो 6x क्यूब और प्लस का आ गया 1 से किया तो 6x स्क्वायर माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का प्लस माइनस करेंगे, -5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, फिर किया आपने डिवाइड, -5x स्क्वायर 1 के साथ किया -5x प्लस एंड प्लस, अगेन गेट कैंसल्ड, माइनस प्लस फिर से हम माइनस करेंगे और प्लस का साइन बढ़ा तो प्लस का x आ जाएगा, x प्लस 1, तो आपने यहाँ पर भी +1 से कर दिया, इट मीन्स x प्लस 1 माइनस माइनस रिमाइंडर 0, ये आ गया। अब इसको फैक्टराइज करना है कंप्लीटली, आपने यहीं पर कर रहे हैं, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई पे और 5 और ये करने पे 5 आना चाहिए, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, -3x -2x एंड प्लस 1, 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x तो 2x माइनस 1 -1 2x माइनस 1, इट मीन्स आपके पास एक फैक्टर आ गया 2x माइनस 1, दूसरा आ गया 3x माइनस 1, तो कंप्लीट फैक्टराइजेशन क्या हो गई, पहला इज x प्लस 1 जिससे हमने डिवाइड किया था, नेक्स्ट इज 2x माइनस 1 एंड लास्ट इज 3x माइनस 1। दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, क्लास इंटरवल हमको गिवन है 20 to 30, दिस इज क्लास इंटरवल। हमारे पास दूसरा क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, दिस इज f। अब हमें को चाहिए x यानी कि मिड वैल्यू, 20 30 की मिड वैल्यू 20 + 30 50 डिवाइड बाय 2 करा तो आपके पास आ गई 25। नेक्स्ट मिड वैल्यू इज 35 45 55 65 एंड 75। अब शॉर्टकट मेथड तक जाना है तो हमें आगे की वैल्यूज भी लेनी है। अभी हमारे पास x आ गया, अब x में से हमने एज्यूम्ड मीन लेना है। किसको एज्यूम्ड मीन ले सकते हो, आपके पास 1 2 1 2 45 और 55 में से किसी को भी ले सकते हो। आई एम टेकिंग 55, वी हैव टू राइट a इज इक्वल टू 55। अब हमने 55 एज्यूम मीन ले लिया, हमने डेविएशन लेनी है, तो डेविएशन इज इक्वल टू x माइनस जो भी हमने a लिया है। डेविएशन कितनी हो गई, 25 माइनस 55, इट मीन्स माइनस का 30, -30। देन नेक्स्ट कितना हो जाएगा, -20 -10 0, दिस इज 10 दिस इज 20। नाउ लास्ट कैलकुलेशन इज f इंटू डी। अब f ये है, d ये है, तो क्योंकि शॉर्टकट मेथड करना था, अगर हमें सिंपल करना था तो हमारा fx पे ही हो जाता। अब शॉर्टकट मेथड के लिए हमें अज्यूम्ड मीन मेथड को ही शॉर्टकट मेथड कहते हैं, इससे वही करना है। तो f और d को लेना है, तो 6 को 30 से किया इट इज -180, देन 9 इसको भी किया तो -180, 14 का किया तो -140, दिस इज 0 दिस इज 70 एंड दिस इज 80। अब प्लस माइनस करने के बाद एफ डी का सिग्मा एफ डी कितना आ रहा है, हमें इनको प्लस माइनस में जो चीजें कैंसिल हो रही हैं वो आप कैंसिल कर दोगे, आपको दिख ही रहा है कि बड़ा आ रहा है नंबर, तो कितना आ गया यहाँ पर -350। आप प्लस माइनस में कुछ चीजें कैंसिल कर सकते हो अगर बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें बिल्कुल सेम नहीं है। नाउ x इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और जो हमने करा है इसके साथ वो जो हमने प्लस किया है वो हमें माइनस करना है। क्या करा है, एज्यूम्ड मीन हमने माइनस किया तो वो हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर प्लस एज्यूम्ड मीन ये ले लिया हमने।
सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं करी, अभी सिग्मा एफ को प्लस करोगे तो यू विल गेट 50, ये आ रहा है 50। नाउ सिग्मा एफ डी इज माइनस 350 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इज 50 एंड प्लस ए इज 55। तो आपको दिख ही रहा है माइनस में आ रहा है क्योंकि मैंने बड़ी वैल्यू ली थी ना इसलिए। तो 7 यानी 55 माइनस 7, योर आंसर विल बी 55 माइनस 7 मीन्स 48। अब अगर मैं इसमें 45 को एज्यूम मीन लेती तो भी आपके पास यही आंसर आता है। एक रफ सा आइडिया दे रही हूँ, अगर मैंने एज्यूम मीन को 45 ले लिया, 45 लिया तो मेरे पास डी में आंसर कितना आ जाएगा, डी वाला कॉलम सिर्फ लिख रही हूँ, तो 45 को ले लिया। अगर हमने 45 को लिया तो कितना आएगा, सेम यही चीज करेंगे, 25 माइनस 45 यानी ऊपर कितना आया -20, देन फिर कितना आ जाएगा -10, फिर 0 और इधर से 45 माइनस 55 माइनस 45 मीन्स 10 आ गया, 20 आ गया और 30 आ गया। ये आ गया आपका डी वाला कॉलम। एफ आपको पता ही है जो है वैल्यूज, एक बार एफ की भी लिख लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। दिस इज 6, 9, 14, इसके साथ है देन 10, देन 7, देन 4। अब करिए एफ डी का आंसर कितना आ रहा है, दिस इज -120 माइनस 90, ये 0 हो जाएगा, दिस इज 100, दिस इज 140, दिस इज 120। तो 120 120 कैंसिल ही हो रहा है, कैलकुलेशन और इजी हो गई। 240 में से 90 माइनस करोगे यू विल गेट 240 माइनस 90, तो यू विल गेट 150। अब यहाँ पे सेम यही फॉर्मूला रहेगा हमारा मीन निकालने का, बस सिग्मा एफ डी का आंसर हमारा 150 आ रहा है। 150 डिवाइडेड बाय एफ तो वही रहेगा 50, और एज्यूम मीन अब हमने 45 को लिया है तो कितना हो गया 3 + 45, तो आंसर इज 48। तो अगर आप एज्यूम मीन जिसको भी ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ठीक से कैलकुलेट कर रहे हो। मैंने 2 मेथड इसीलिए बताए हैं ताकि किसी स्टूडेंट ने अगर 45 लिया है तो उसने इस मेथड से किया होगा, 55 लिया तो आपने उससे किया होगा, दोनों में आंसर सेम रहेगा। योर 48 इज द फाइनल मीन ऑफ दिस डाटा। Now construction question is an isosceles triangle ABC in which AB and AC are 7 centimeter and BC is 6 centimeter। तो हमने सबसे पहले नीचे BC को, मैं अब तो स्केल नहीं ले रही हूँ, रफली ले रही हूँ जो आपको दिखाई नहीं देगा, 6 सेंटीमीटर है, उस पर हमने आइसोसेलेस उसने बोल दिया क्वेश्चन में, AB भी और AC भी 7 है, तो हम कंपास को 7 खोलेंगे, 7 से इधर आर्क और 7 से इधर आर्क लगाएंगे, यानी आपका 7 7 आना चाहिए। तो मैं अप्रोक्सीमेटली ले रही हूँ, हमारे पास मान लेते हैं हमारा 7 यहाँ तक आ रहा है, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर और इधर भी 7 सेंटीमीटर, दिस इज ए, और नीचे वाली साइड हमने BC ले लिया, तो ये AB और AC आइसोसेलेस है, तो ये दोनों साइड हमने इक्वल लिया। Now next is the locus of points which moves such that 2.5 centimeter from the point A। A से 2.5 का लोकस कैसे मूव करेगा, जो जिसमें वो इक्वल रहे, मूव सच दैट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो लोकस ऑफ पॉइंट क्या होगा, यहाँ से सर्कल ले लिया हमने, तो 2.5 का रेडियस लेकर इसको सेंटर लेकर 2.5 का रेडियस, आप थोड़ा सा आइडिया ले लो, ये 7 है तो ये 3.5 है, तो 2.5 इसके ऊपर तक ही रहेगा। मेरे पास तो एग्जैक्ट नहीं कर रही हूं मैं, रफली ले रही हूँ, 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल का आपने यहाँ पर रेडियस ले लिया, ये वैल्यू 2.5 है रेडियस जो आपने लिया है। द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। अब बी और सी दोनों से इक्विडिस्टेंट, जब हम पॉइंट से इक्विडिस्टेंट लेते हैं इट मींस हमारे पास लाइन बाइसेक्टर्स आती हैं, तो बी सी का लाइन बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करना है। क्या बोला उसने, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, तो बी और सी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, ऊपर आर्क नीचे आर्क, फिर सेम इधर से रख के भी नीचे आर्क ऊपर आर्क, यानी आपके पास यहाँ से ऐसे आएगी ये वाली लाइन, ऊपर और नीचे आर्क लगाने के बाद आप इसको ऊपर तक ही ले जाओ, हमें नहीं पता क्या करना है हमने इसका, ये BC से इक्विडिस्टेंट आ गई। अब मार्क पॉइंट P विच सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस मेंशन्ड इन B एंड C। B और C, B की कंडीशन क्या थी कि 2.5 सेंटीमीटर A से होना चाहिए, तो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है ही है ये A से, और दूसरी पॉइंट है कि वो दोनों से यानी कि B और C से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, तो B और C दोनों से इक्विडिस्टेंट हो गया, यानी कि ये पॉइंट जो आएगा ये यहाँ पर लाई करेगा सर्कल के ऊपर, दिस इज अवर P पॉइंट। अ सर्कल पासिंग थ्रू P, B एंड C। अब P, B और C से सर्कल जाना है, तो पहले हमने PC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने, कोई भी एक साइड ले लो आप उसमें से, फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनानी है, क्योंकि उसने बोला सर्कल तीनों से पास होना चाहिए,
तो हमारे पास ये पीसी, हम इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं और इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो एक बार ऊपर एक बार नीचे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि हमने यहाँ और यहाँ ले ली। अब इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से जाएगी आपके पास और सर्कल जाना चाहिए, सर्कल जाना चाहिए और उसका रेडियस कितना आएगा, बी से भी आना चाहिए, सी से भी। तो ऐसे ही हमारे को बी से भी लेना पड़ेगा जो पी की तरफ जाएगी लाइन, और यहाँ इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर दी हमने ये। अब हमने पी बी और पीसी को ज्वाइन कर दिया और दोनों पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हमने इधर की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नीचे और ऊपर आर्क लगाएंगे, तो ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है। फिर इधर भी हमने बीपी की भी हमने लेना है, तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगी और वो जाएगी यहाँ से ऐसे। जिस पॉइंट पे ये आएंगे उसको सेंटर लेते हुए आपने सर्कल बनाना है। अब सेंटर उसको लोगे और रेडियस किसको लोगे, बेसिकली हमने सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाना है। रेडियस आप ओपी को ले सकते हो, तो आप ये ओपी जब पूरा रेडियस लोगे तब आपके पास ये सर्कल बनेगा जो इसको पूरा का पूरा ऐसे टच करेगा। तो हम ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं, बट हमारे पास ओपी का पूरा रेडियस तो नहीं आ पाएगा। जिसपे तीनों पॉइंट्स उसने बोला है पी बी और सी, तो पी तो आ गया, बी भी आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ से इसको भी लेंगे, जब आप यहाँ से आएंगे तो ये आपका सी से भी आ जाएगा। तो पीबीसी इस तरह से आपका ये पूरा सर्कल बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये बीसी पे ही आना चाहिए, इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब यहाँ मीट करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। With this I conclude my today's video. Solutions for improvement examination paper ICSE class 10 over। और अब होपफुली आपका पेपर अच्छा आएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, क्लास 11 में प्रमोट हो जाओगे। क्लास 11 में भी जो स्टूडेंट्स मैथ्स ले रहे हैं मैं उनके लिए भी मैथ्स की वीडियोस बना रही हूँ। ऑलरेडी मैंने कुछ अपलोड कर दी हैं। कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि मैम आपने सीरीज बीच में क्यों छोड़ दी। रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। आपको चाहिए ना, फूड चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सनलाइट चाहिए होती है, ऐसे मुझे भी चाहिए, आपका रिस्पॉन्स चाहिए। नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा तो किसके लिए वीडियो बनाऊं। तो आप अगर शेयर करोगे मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं आपको पूरा करके दूंगी अगला चैप्टर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए। उनके लिए मेरा चैनल अभी भी बहुत नया है, उनके साथ शेयर करोगे तभी उनको पता चलेगा। एंड प्लीज एक और रिक्वेस्ट है, किसी के पास फिजिक्स इंप्रूवमेंट पेपर है तो प्लीज शेयर विद मी ऑन द गिवन फोन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।